नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। तो चलिए साथियों, जैसा कि हम स्पेस टेक पर अपनी बात कर रहे थे और स्पेस टेक्नोलॉजी में हमने कुछ पोर्शन हमने देख लिया था। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है वहां तक अपन ने बात कर ली थी। अब हम जो संस्करण है पीएसएलवी, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, जो पीएसएलवी है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है साथियों, इसके कुल 3 संस्करण हैं। कितने संस्करण है? 3 संस्करण है। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाइए पीएसएलवी। ठीक है, और पीएसएलवी का जो पूरा नाम होता है वो आप लिख सकते हैं पोलर सैटेलाइट ध्रुवीय उपग्रह, है ना। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के संस्करण पीएसएलवी के संस्करण। पीएसएलवी के संस्करणों की हम बात करेंगे। पीएसएलवी के संस्करण कौन कौन से हैं? तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको जो पीएसएलवी है, इस पीएसएलवी की स्ट्रक्चर जो है साथियों, उसके बारे में बता देता हूं। ठीक है, तो पीएसएलवी का पहले डायग्राम अपन देख लेते हैं। पीएसएलवी जो है, इसके अंदर भी सेम आपको स्ट्रक्चर वैसी ही दिखेगी। अरे भाई, रॉकेट है तो सभी रॉकेट की संरचना लगभग कैसी होगी? एक जैसी होगी। इसमें क्या हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा हो सकता है कि जो चैम्बर हैं वो कम ज्यादा हो सकते हैं। ईंधन की मात्रा का फर्क होगा। ऑक्सीडाइजर भी वही होगा। अगर फर्क होगा तो केवल ईंधन की मात्रा का फर्क होगा। ये पीएसएलवी है। कौन सा है ये है पीएसएलवी। ठीक है, सबसे ऊपर वाला भाग मैंने आपको बताया था, ये कैप वाला भाग है। और कैप वाले भाग में आपका क्या होता है? सैटेलाइट होता है, उपग्रह होता है। यहाँ पर क्या रखा जाता है? उपग्रह रखा जाता है, सैटेलाइट रखा जाता है। ये आपके जो है वो दहन कक्ष हैं। ठीक है, अब इनके अंदर क्या होता है कि यहाँ पर फ्यूल होगा और ऑक्सीडाइजर होगा। सबको पता है, फ्यूल होगा और साथ में ऑक्सीडाइजर इसके अंदर होगा। ठीक है, और ये फ्यूल कहाँ जाएगा? ये जाएगा दहन कक्ष में। कहाँ पर जाएगा? दहन कक्ष में। ऑक्सीडाइजर भी जाएगा कहाँ? दहन कक्ष में। इसका दहन होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या लगी हुई है? इस दहन कक्ष के अंदर एक मोटर लगी हुई है। मोटर क्या करेगी? इस दहन चैम्बर के अंदर जो है वो फ्यूल को फेंकेगी। ठीक है, यहाँ जो मोटर लगी होती है, जो रोटरी पंप लगा होता है इसके अंदर, ये मोटर 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की मोटर लगी होती है? 2 प्रकार की मोटर जो है ये पीएसएलवी के अंदर लगी होती है, जिसमें एक कोर मोटर होती है जिसे हम मुख्य मोटर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर मोटर, मुख्य मोटर। कोर मोटर होती है जिसे हम मुख्य मोटर कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक होती है साथियों बूस्टर मोटर। क्या होती है? बूस्टर मोटर। क्या होती है? बूस्टर मोटर होती है। ये जो बूस्टर मोटर होती है, ये प्रत्येक बूस्टर मोटर जो होती है, इसके लिए 9 टन ईंधन अलग से जो है वो भरा जाता है इसमें, जिसे पीएसएलवी एसवी अपन कहेंगे। क्या कहेंगे? पीएसएलवी एसवी कहेंगे। ध्यान रहे, क्या काम है कि 2 मोटर होती है, कोर मोटर होती है और एक बूस्टर मोटर होती है। तो जो कोर मोटर, बूस्टर मोटर होती है, इस प्रत्येक बूस्टर मोटर के लिए हमें क्या करना होता है साथियों? इसमें 9 टन ईंधन जो है वो अलग से भरना होता है। और प्रत्येक बूस्टर मोटर के लिए 12 टन ईंधन और भरा जाता है, जिसे पीएसएलवी एक्सएल कहते हैं। जो पीएसएलवी का एक्स्ट्रा लार्ज वर्जन है, उसके अंदर इस मुख्य मोटर के लिए हम क्या करेंगे? 12 टन जो है वो ईंधन अलग से भरेंगे। जबकि अगर इस पीएसएलवी का एसवी अपन पढ़ रहे, स्टैंडर्ड वर्जन पढ़ रहे, तो स्टैंडर्ड वर्जन के अंदर इस कोर मोटर के लिए, बूस्टर मोटर के लिए हम 9 टन ईंधन अलग से भरते हैं। तो जो बूस्टर मोटर है, इसके लिए 9 टन ईंधन अलग से, 9 टन ईंधन अलग से भरते हैं। ठीक है, कितना? 9 टन ईंधन जो है वो अलग से भरते हैं, यानी 90 क्विंटल हो गया। कितना हो गया? 90 क्विंटल हो गया 9 टन के अंदर। ठीक है, चलिए 3 संस्करण होते हैं साथियों इसके, उनकी अपन बात करते हैं। यहां पर देखिएगा कि जो संस्करण है इसके, ठीक है, इसके जो संस्करण है, ये किस आधार पे हैं?
तो पीएसएलवी के जो संस्करण हैं उनका आधार, अलग अलग संस्करणों का जो है वो आधार क्या है? एक तो इसकी नीत भार क्षमता है, टोटल जो कैपेसिटी है, नीत भार क्षमता, कितना भार ये वहन कर सकता है वो, और एक इसके अंदर जो बूस्टर मोटर है, उस बूस्टर मोटर के अंदर जो ईंधन डाला गया वो कितना ईंधन है, इसके आधार पर। तो हम कह सकते हैं नीत भार क्षमता और बूस्टर मोटर, इनके आधार पर जो है वो पीएसएलवी के कितने संस्करण है? 3 संस्करण है। तो यहां मैं लिख देता हूं एरो लगा के कि नीत भार क्षमता, नीत भार क्षमता एवं बूस्टर मोटर, एवं बूस्टर मोटर के आधार पर, नीत भार क्षमता एवं बूस्टर मोटर के आधार पर पीएसएलवी के 3 संस्करण हैं। पीएसएलवी के कितने संस्करण हैं? 3 संस्करण हैं साथियों। कौन कौन से 3 संस्करण? एक तो है पीएसएलवी सीएवी। क्या है? पीएसएलवी सीएवी। देखो, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल सीएवी का मतलब है कोर अलोन वर्जन। अभी मैं पूरा एक एक के बारे में जब लिखाऊंगा तो आपको यहाँ पर फुल फॉर्म लिखूंगा। कोर अलोन वर्जन इसको कहते हैं। एक है पीएसएलवी एसवी। क्या है? पीएसएलवी एसवी। एसवी को हम कहेंगे स्टैंडर्ड वर्जन। क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड वर्जन। पीएसएलवी एसवी, एसवी यानी स्टैंडर्ड वर्जन। और एक है पीएसएलवी एक्सएल, एक्स्ट्रा लार्ज वर्जन। कौन सा है? एक्स्ट्रा लार्ज वर्जन है। तो ये 3 संस्करण हैं पीएसएलवी के। किस आधार पर? इससे पीएसएलवी में की नीत भार क्षमता और इसमें जो बूस्टर मोटर लगी होती है, इसके आधार पर पीएसएलवी के कितने संस्करण बनाए गए? 3 संस्करण जो हैं साथियों वो बनाए गए हैं, और तीनों संस्करणों के नाम आप लोगों के सामने मैंने लिख दिए, आप इनको नोट कर लीजिएगा। अब 1 बाय 1 एक एक की इसमें बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है पीएसएलवी का, जो पहला संस्करण है पीएसएलवी सीएवी, ये पीएसएलवी सीएवी का मामला क्या है? तो देखिए, हेडिंग लगाएं सबसे पहले, पीएसएलवी सीएवी, पीएसएलवी सीएवी। पूरा नाम लिखेंगे इसका, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कोर अलोन वर्जन, कोर अलोन वर्जन, सीएवी, कोर अलोन वर्जन। ये इसका क्या हो गया? पूरा नाम हो गया। अब देखिए, ये जो वर्जन है ये पीएसएलवी का मूल संस्करण है। कई बार आपको सिंपल पर्सन यही पूछ सकता है कि पीएसएलवी का मूल संस्करण कौन सा है, तो आप लिख सकते हैं यह वर्जन। कौन सा वर्जन? पीएसएलवी सीएवी। यह वर्जन पीएसएलवी का मूल संस्करण है। पीएसएलवी का मूल संस्करण है। मूल संस्करण का मतलब हो गया कि पहला संस्करण यही बनाया गया था। मूल संस्करण का मतलब क्या हो गया? पहला संस्करण यही बनाया गया था। ठीक है। इसकी जो पेलोड कैपेसिटी है वो 1100 किलो थी। पेलोड कैपेसिटी कितनी थी इसकी? नीत भार क्षमता, पेलोड कैपेसिटी, तो पेलोड कैपेसिटी जो थी, नीत भार क्षमता थी, वो थी 1100 केजी। 1100 किलो इसका जो है वजन ले जाने की क्षमता थी। ओनली कोर मोटर का इसमें उपयोग किया गया था, ये ध्यान रखना। ठीक है, ओनली कोर मोटर का ही, ओनली कोर मोटर का ही उपयोग किया गया था। ओनली कोर मोटर का ही क्या किया गया था? उपयोग किया गया था साथियों, ध्यान रहे। ठीक है, इसमें पीएसएलवी सीएवी में, इसमें पीएसएलवी सीएवी की हम बात कर रहे हैं, तो ये नोट कर लो। दूसरा जो वर्जन था वो कौन सा था? वो था पीएसएलवी एसवी। वो कौन सा था? पीएसएलवी एसवी, पीएसएलवी एसवी। पीएसएलवी एसवी।
देखो सेकंड वर्जन, दूसरा वर्जन है PSLV SV, मतलब स्टैंडर्ड वर्जन, स्टैंडर्ड वर्जन। स्टैंडर्ड वर्जन PSLV SV बोले तो स्टैंडर्ड वर्जन। इसकी हम बात करें तो ये PSLV का एक मानक संस्करण है। मानक संस्करण का मतलब हुआ कि जो सबसे पहले संस्करण बनाया गया वो मूल संस्करण है और उसमें कुछ संशोधन करके बनाया गया, वो स्टैंडर्ड हो गया। कौन सा हो गया? स्टैंडर्ड हो गया, मानक संस्करण हो गया। तो लिखिए यह है PSLV का, यह है PSLV का मानक संस्करण है। PSLV का मानक संस्करण है। यह PSLV का क्या है साथियों? तो PSLV का मानक संस्करण जो है वो इसको कहा जाता है। और इसके अंदर क्या है कि जो कोर मोटर है, इस कोर मोटर के साथ 6 से 10 तक संख्या में बूस्टर मोटर का उपयोग भी किया जाता है। एक तो कोर मोटर है और कोर मोटर के साथ इसमें बूस्टर मोटर और लगाई गई, कितनी? 6 से 10 तक। कितनी? 6 से 10 तक। तो लिखो इसमें कोर मोटर, कोर मोटर के साथ 6 से 10 तक बूस्टर मोटर में, कोर मोटर के साथ 6 से 10 तक बूस्टर मोटर और लगाई गई है, लगाई गई है, बूस्टर मोटर और लगाई गई है। तो पेलोड कैपेसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी भाई। इसको और मॉडिफाई किया हमने, इसमें ज्यादा बूस्टर मोटर लगाई, इसका मतलब पेलोड कैपेसिटी बढ़ गई। तो जो पहला संस्करण था CAV, उसकी पेलोड कैपेसिटी 1100 kg थी। तो अब स्टैंडर्ड वर्जन SV की बात करें तो 1450 kg इसकी क्या है? पेलोड कैपेसिटी है। तो लिखो पेलोड कैपेसिटी, पेलोड कैपेसिटी, पेलोड कैपेसिटी की बात करें तो 1450 kg। पेलोड कैपेसिटी कितनी है? 1450 kg जो है साथियों, वो पेलोड कैपेसिटी है। कौन से की? PSLV SV की। PSLV SV की जो पेलोड कैपेसिटी है वो कितनी है? 1450 kg। 1450 kg। 1450 kg। ठीक है। तीसरा जो वर्जन है उसकी हम बात करें तो वो है PSLV XL। तो नंबर 3 लिखिए, PSLV XL। XL बोले तो एक्स्ट्रा लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज। एक्सेल क्या हो गया? एक्स्ट्रा लार्ज हो गया। सबसे बड़ा वर्जन है, ये ध्यान रखना। PSLV का सबसे बड़ा संस्करण है जिसके अंदर कोर मोटर के साथ साथ इसमें भी 6 से 10 बूस्टर मोटर लगी होती हैं। और इसका जो पेलोड कैपेसिटी है वो 1750 kg है। कितनी है? 1750 kg। तो लिखो यह है PSLV का, PSLV का सबसे बड़ा वर्जन है। PSLV का सबसे बड़ा वर्जन है। यह PSLV का क्या है साथियों? सबसे बड़ा वर्जन है। इसके अंदर भी जो है वो बूस्टर मोटर्स का उपयोग किया गया है। तो लिखो कोर मोटर के साथ, कोर मोटर के साथ 6 से 10 तक बूस्टर मोटर का उपयोग, 6 से 10 तक बूस्टर मोटर का उपयोग किया गया है, बूस्टर मोटर का उपयोग किया गया है। पेलोड कैपेसिटी तो आप लिख सकते हैं इस संस्करण की,
इस संस्करण की पेलोड कैपेसिटी 1750 केजी है। ये 1750 केजी है, 1750 केजी, नोट कर लो। अब यहां एक छोटी सी बात और आप ध्यान रख लेना, IRNSS, एक चंद्रयान फर्स्ट और एक मंगलयान, ये छोड़े गए थे PSLV एक्सेल से। यहां नोट लगा के लिख लो, IRNSS चंद्रयान फर्स्ट व मंगलयान, ठीक है। कौन कौन से? IRNSS, चंद्रयान फर्स्ट और मंगलयान, ये किसके द्वारा छोड़े गए थे? तो ये छोड़े गए थे PSLV एक्सेल के द्वारा। ये PSLV एक्सेल द्वारा, PSLV एक्सेल द्वारा छोड़े गए थे, ठीक है। नोट करो, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद एक टेक्निक आई साथियों, क्रायोजेनिक टेक्निक, के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आप इसे नोट करो। फिर क्रायोजेनिक टेक्निक जो है इसके बारे में हम बात करेंगे। क्रायोजेनिक टेक्निक क्या थी? ठीक है, अब हेडिंग लगाओ आप अगली, क्रायोजेनिक टेक्निक। क्रायोजेनिक टेक्निक बोले तो क्रायोजेनिक तकनीक, क्रायोजेनिक तकनीक। क्रायोजेनिक टेक्निक की बात करें, क्रायोजेनिक टेक्निक की बात करें तो नाम से स्पष्ट है, ये क्रायोजेनिक जो है ये शब्द बना है साथियों क्रायोस से। किससे बना है? क्रायोस से ये शब्द बना है, और क्रायोस का अर्थ है एट वेरी लो टेम्परेचर, यानी अति निम्न ताप पर। तो क्रायोजेनिक जो शब्द है, क्रायोजेनिक, ये क्रायोजेनिक शब्द किससे बना है? तो ये क्रायोस शब्द से बना है। किससे बना है? यह है क्रायोस शब्द से बना है, क्रायोस शब्द से बना है, ठीक है। और इस क्रायोस का जो अर्थ है वो क्या है? एट वेरी लो टेम्परेचर, यानी कि अति निम्न ताप पर, का मतलब है अति निम्न ताप पर। तो जब कोई कार्य अति निम्न ताप पे होता है तो वो क्रायोजेनिक टेक्निक कहलाती है। परिभाषा में कह सकते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से -150 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर कार्य करने वाली जो तकनीक है वो तकनीक क्या कहलाती है? क्रायोजेनिक टेक्निक कहलाती है। तो आप लिख सकते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से -150 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर कार्य, -150 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर कार्य करने वाली तकनीक, कार्य करने वाली तकनीक क्रायोजेनिक टेक्निक कहलाती है, क्रायोजेनिक टेक्निक कहलाती है, ठीक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से -150 डिग्री सेंटीग्रेड से कम या नीचे के तापमान पर कार्य करने वाली तकनीक क्या कहलाती है? क्रायोजेनिक। क्रायोजेनिक का मतलब ये एट वेरी लो टेम्परेचर, ठीक है। तो ये क्रायोजेनिक टेक्निक
जो है वो कहलाती है। उदाहरण अगर इसके हम देखें तो इसके उदाहरण हो जाते हैं, तो क्रायोजेनिक इंजन हो गया, इसके अलावा क्रायो सर्जरी की जाती है वो हो गई, एक क्रायो प्रिजर्वेशन भी होता है, जो खाद्य सामग्री वगैरह जो होती है उनको सुरक्षित करने के लिए द्रव नाइट्रोजन जो है, उस द्रव नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है संरक्षण किया जाता है, वो क्रायो प्रिजर्वेशन कहलाता है। तो इसके जो एग्जाम्पल हो गए क्रायोजेनिक के, वो 3 एग्जाम्पल लिख लो यहाँ पर। एक तो हो गया क्रायोजेनिक इंजन, ठीक है। एक तो क्या हो गया क्रायोजेनिक, क्या हो गया साथियों, इंजन। एक हो गया क्रायो सर्जरी, क्या होगी, क्रायो सर्जरी होगी। और एक हो गया क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन में क्या करेंगे, खाद्य परिरक्षण करेंगे, और कितने तापमान पर करेंगे, तो द्रव नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, द्रव नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्या करेंगे, क्रायो प्रिजर्वेशन करेंगे। क्या करेंगे, क्रायो प्रिजर्वेशन करेंगे। नोट कर लो। अब यहां पर बात आती है कि क्रायोजेनिक इंजन क्या होते हैं। सबसे मेन बात यह है कि क्रायोजेनिक इंजन है क्या। देखो, क्रायोजेनिक इंजन की हम बात करें तो क्रायोजेनिक इंजन क्या होते हैं। देखो, ऐसे इंजन जो क्रायोजेनिक टेम्परेचर पर, एमपी लिख देता हूं, क्रायोजेनिक टेम्परेचर, और कितना होता है क्रायोजेनिक टेम्परेचर, तो क्रायोजेनिक टेम्परेचर हम जानते हैं कितना है, तो वो है -150 डिग्री सेंटीग्रेड से कम, -150 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है। तो जो क्रायोजेनिक टेम्परेचर है, इस क्रायोजेनिक टेम्परेचर पर कार्य करते हैं कि ऐसे इंजन जो क्रायोजेनिक टेम्परेचर पर ईंधन व ऑक्सीकारक का उपयोग कर, ऐसे इंजन जो क्रायोजेनिक टेम्परेचर पर ईंधन, फ्यूल एंड ऑक्सीडाइजर, का उपयोग कर शक्ति प्रदान करते हैं, उपयोग कर शक्ति प्रदान करते हैं, उपयोग कर क्या करते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं, उन्हें क्रायोजेनिक इंजन कहा जाता है। क्रायोजेनिक इंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रायोजेनिक इंजन कहा जाता है। तो जो क्रायोजेनिक टेम्परेचर पर काम करेंगे वो इंजन क्या होंगे, क्रायोजेनिक इंजन होंगे। और क्रायोजेनिक टेम्परेचर है कितना, -150 डिग्री सेंटीग्रेड से कम। तो ऐसे इंजन जो -150 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर काम करेंगे वो क्या कहलाएंगे, क्रायोजेनिक कहलाएंगे। अब यहां पर हम फ्यूल की बात करें, ये जो क्रायोजेनिक इंजन है, इन क्रायोजेनिक इंजन में हम जो फ्यूल उपयोग में लेते हैं, ये कौन सा उपयोग में लेते हैं, फ्यूल जो उपयोग में लेते हैं, ये फ्यूल के रूप में हम किसका उपयोग करते हैं, तो आप चाहें तो यहां लिख सकते हैं फ्यूल, ईंधन। अब क्रायोजेनिक इंजन में जो ईंधन हम उपयोग में लेंगे ये क्या है, तो जो ईंधन हम उपयोग में लेंगे वो है द्रव हाइड्रोजन। क्या है, लिक्विड हाइड्रोजन है, LH2 है। LH2 का मतलब क्या हो गया, L यानी लिक्विड, द्रव, H2 यानी हाइड्रोजन। और ये जो द्रव हाइड्रोजन है ये -253 डिग्री सेंटीग्रेड पर उपयोग में आता है। कितने टेम्परेचर पर, -253 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, -253 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर काम आ रहा है कौन, फ्यूल। फ्यूल क्या है, लिक्विड हाइड्रोजन है। और जो ऑक्सीडाइजर है इस
ईंधन को, फ्यूल को जलाने के लिए, दहन के लिए जो काम में आता है ऑक्सीडाइजर, उस ऑक्सीडाइजर की हम बात करें तो वो कौन है? वो लिक्विड ऑक्सीजन है। कौन है? लिक्विड ऑक्सीजन है। तो यहां पर लिखेंगे ऑक्सीडाइजर। ऑक्सीडाइजर। तो जो ऑक्सीकारक है वो कौन है? वो है NO2, लिक्विड ऑक्सीजन, द्रव ऑक्सीजन है। और द्रव ऑक्सीजन कितने तापमान पर उपयोग में आ रही है? तो -183 डिग्री सेंटीग्रेड पर। कितने पर? -183 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर। देखो दोनों ही चीजें, फ्यूल एंड ऑक्सीडाइजर, दोनों का ही उपयोग -150 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे के तापमान पर हो रहा है। हम जानते हैं कि वह टेक्निक जिसमें -150 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे या उससे कम जो है वो तापमान का उपयोग किया जाता है, वो क्रायोजेनिक टेक्निक कहलाती है। तो क्रायोजेनिक इंजन के अंदर आपको ईंधन पूछे तो हम कहेंगे लिक्विड हाइड्रोजन होता है, जो -253 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर उपयोग में आता है। क्रायोजेनिक इंजन में आप लोगों से पूछे ऑक्सीकारक कौन होता है, तो हम कहेंगे लिक्विड ऑक्सीजन होता है, जो -183 डिग्री सेंटीग्रेड पर काम में आता है। नोट करें, ठीक है। अब इसकी कुछ कठिनाइयां भी हैं क्रायोजेनिक की। क्या क्या है थोड़ा बोल के बता देता हूं कि क्रायोजेनिक तकनीक की अगर कठिनाइयों की बात करें साथियों, तो द्रव हाइड्रोजन -253 डिग्री सेंटीग्रेड, द्रव ऑक्सीजन -183 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इतना कम तापमान है ये कि इस कम तापमान पर पदार्थ को हम लगातार बनाए रखें, ये थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि अत्यधिक कम तापमान पर जब भी हम पदार्थ को रखते हैं तो उस पदार्थ की अवस्था जो है वो क्या हो जाती है? अस्थायी हो जाती है। इसलिए जो क्रायोजेनिक फ्यूल है और जो ऑक्सीडाइजर है उसका उपयोग करना जो है वो बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है। यही इस तकनीक की क्या है साथियों? कठिनाई है। तो बहुत कम तापमान होने के कारण का जो उपयोग है वो महंगा पड़ता है, इसलिए ये इसकी कठिनाई हो। ठीक है, नोट करें। चलिए, इतनी बात हो गई तो अब आगे हम बात करते हैं। अब हम बात करते हैं इसरो के विषय में। इसरो के गठन की बात करते हैं थोड़ी सी। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, पूरा नाम क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर रहे हैं। इसका गठन होता है साथियों 15 अगस्त 1969 को। कब होता है? तो लिखो गठन 15 अगस्त 1969, 1969। 15 अगस्त 1969 को इसका गठन किया जाता है और इसरो का पहला अध्यक्ष जो बना दिया जाता है साथियों, डॉक्टर विक्रम साराभाई को बना दिया जाता है। किसको बनाया जाता है? तो प्रथम अध्यक्ष, फर्स्ट अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर विक्रम साराभाई को पहला अध्यक्ष बनाया जाता है। और जो दूसरा अध्यक्ष बनाया जाता है वो बनाया जाता है डॉक्टर सतीश धवन को। किसको? डॉक्टर सतीश धवन को। सेकंड जो अध्यक्ष हैं इसरो के वो है डॉक्टर सतीश धवन। डॉक्टर सतीश धवन, ठीक है, सतीश धवन। और सतीश धवन जो थे, इनके साथ दो व्यक्ति कार्य कर रहे थे, जिनमें एक था डॉक्टर नवीन नारायण और एक थे साथियों डॉक्टर अब्दुल कलाम। के साथ दो व्यक्ति काम कर रहे थे, डॉक्टर नवीन नारायण, डॉक्टर नवीन नारायण और एक थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, अब्दुल कलाम साहब। ठीक है, APJ अब्दुल कलाम साहब। ठीक है, ये इनके साथ कार्य। इसके बाद में सन 1971 में सार का गठन होता है। इसका सार, ये महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बातें याद रखना। इसके बाद आता है SHAR, सार। ठीक है, सार की हम बात करें, श्री हरिकोटा हाई एल्टीट्यूड रेंज, इसका पूरा नाम क्या है? श्री हरिकोटा हाई एल्टीट्यूड रेंज, श्री हरिकोटा
हाई एल्टीट्यूड रेंज, जहां से हम क्या कर रहे थे, जहां से हम रॉकेट प्रक्षेपण कर रहे थे, यानी हमारा प्रक्षेपण केंद्र था ये। कहां? आंध्र प्रदेश में। कहां ये? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। और बाद में इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया, वर्तमान नाम। देखो सबसे ज्यादा सेवाएं दी इसरो में डॉक्टर सतीश धवन साहब ने, इसलिए इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? एसडीएससी कर दिया गया। एसडीएससी बोले तो सतीश धवन स्पेस सेंटर, स्पेस सेंटर, सतीश धवन स्पेस सेंटर, इसका क्या कर दिया जाता है? नाम कर दिया जाता है। इसका सार का 1972 में आगे चल के क्या होता है साथियों? ये 1971 में होता है गठन, ध्यान रखना। 1971 गठन कब हुआ इसका? 1971। और इसके बाद सन 1972 के अंदर अंतरिक्ष आयोग का गठन किया जाता है, यानी अंतरिक्ष विभाग का गठन किया जाता है। दो चीजें होती हैं यहां पर 1972 में, सन 1972 और 1972 में क्या हुआ? एक तो हुआ अंतरिक्ष आयोग का गठन, अंतरिक्ष आयोग का गठन, और एक गठन किया गया किसका? वो किया गया अंतरिक्ष विभाग का गठन। एक किया गया अंतरिक्ष विभाग का गठन, अंतरिक्ष विभाग का गठन किया गया। ये दो गठन किए गए 1972 में। इसके बाद 19 अप्रैल 1975 में हमने क्या कर दिया साथियों? हमने आर्यभट्ट लॉन्च कर दिया। 19 अप्रैल 1975 में, देखो 19 अप्रैल 1975, 19 अप्रैल 1975 हमने क्या किया? आर्यभट्ट छोड़ दिया, आर्यभट्ट छोड़ा। भारत ने अपना पहला उपग्रह जो है वो आर्यभट्ट छोड़ा। भारत का ये पहला प्रायोगिक कृत्रिम उपग्रह था, याद रहे लिखें, यह है भारत का, यह भारत का पहला प्रायोगिक कृत्रिम उपग्रह, पहला प्रायोगिक कृत्रिम उपग्रह था। भारत का पहला प्रायोगिक कृत्रिम उपग्रह था साथियों, ध्यान रहे। इसका प्रक्षेपण केंद्र जो था वो बीकानेर था। तो बीकानेर का है, यूएसएसआर में है, ठीक है। प्रक्षेपण केंद्र, प्रक्षेपण केंद्र हमने कहां से छोड़ा इसको? इसको हमने छोड़ा बीकानेर, बीकानेर। और बीकानेर कहां है? तो ये जो बीकानेर है ये यूएसएसआर में है, रूस में। बीकानेर यूएसएसआर बोले तो रूस। हमने रूस की मदद से जो है वो हमारा पहला जो उपग्रह था, कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट, इसका लॉन्च किया हमने। और जिस रॉकेट की सहायता से हमने इसको लॉन्च किया वो था इंटरकॉस्मोस। रॉकेट का नाम क्या था? जिस रॉकेट से हमने इसको छोड़ा वो था इंटरकॉस्मोस, इंटरकॉस्मोस। तो इंटरकॉस्मोस नामक रॉकेट से बीकानेर जो रूस का प्रक्षेपण केंद्र था वहां से हमने इसको छोड़ा, और ये इसरो द्वारा निर्मित पहला कृत्रिम उपग्रह था साथियों, ध्यान रहे, इसरो द्वारा निर्मित पहला कृत्रिम उपग्रह। यानी कि बात ये हुई कि हमारे यहाँ 1975 से मूल रूप से जो है वो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का जो है वो जन्म होता है। हालांकि वैसे देखा जाए तो 1969 में जब इसरो की स्थापना हो गई थी तब से ही अपने जो है वो स्पेस टेक्नोलॉजी का कार्य शुरू हो गया था, लेकिन हमने पहला जो उपग्रह छोड़ा वो उपग्रह हमने छोड़ा 1975 में, 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा, ठीक है। नेविगेशन सैटेलाइट्स होते हैं, एक्सपेरिमेंटल जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं, रिमोट सेंसिटिव सैटेलाइट हैं, काफ़ी हैं। वो अपन एनएसएस में बात करेंगे, नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जो है उनमें हम बात करेंगे, ठीक है। तो आगे हम नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम पढ़ेंगे अगले सेशन में। धन्यवाद।